दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में नया युग शुरू हो चुका है। सियासत के नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना महज अब एक युग परिवर्तन नहीं बल्कि पीढ़ी परिवर्तन से कहीं ज्यादा है। ये एक कार्यकर्ता का सम्मान है, एक बड़ा संदेश कि मेहनत, लगन, हुनर, निष्ठा न उम्र की मोहताज होती है और न ही किसी पैरवी या सिफारिश की। आज पीएम ने अपने संबोधन में नितिन नवीन को अपना बॉस बताया। नितिन नवीन सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष पर नहीं बने बल्कि उन्होंने कई नए सियासी रिकॉर्ड भी आज अपने नाम कर लिए हैं। पहला तो यही है कि बीजेपी में सबसे कम उम्र के यानी कि महज 45 साल की उम्र में ही अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी की स्थापना के बाद जन्म लेने वाले आप पहले अध्यक्ष हैं। बिहार से बनने वाले बीजेपी के पहले अध्यक्ष। बिहार के लोग बड़े खुश थे, भारी तादाद में बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे थे। बड़े राजनीतिक दलों में सबसे कम उम्र के आप अध्यक्ष हैं। जिस कायस्थ जाति से नितिन नवीन आते हैं उनकी आबादी देश में महज 1% के आसपास है। बीजेपी को किसी जमाने में ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज देखिए जिस जाति की आबादी ही पूरे भारत में 1% के करीब है, उस जाति के नेता को संगठन के शीर्ष पर बिठाकर बीजेपी ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नितिन नवीन को उनके चैम्बर में लेकर गए, लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया, कुर्सी पर बिठाकर शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें जिस समय आप देख रहे हैं बहुत कुछ बयां करती हैं। वैसे जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी चुनौती भी नितिन नवीन के सामने है, तो एक एक करके जरा चुनौती भी नेताजी को दिखा देते हैं। आप यहां दे रहे हैं पहली चुनौती तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की है जो 2 महीने के बाद। दूसरी चुनौती संगठन के बदलाव की, नई पीढ़ी को आगे लेकर जाने की, कार्यकारिणी में किस तरह का बदलाव होगा। तीसरी चुनौती जूनियर सीनियर सबको साथ में लेकर चलने की, क्योंकि बड़ी आबादी ऐसी है जो नितिन नवीन जिनके अंडर में काम कर चुके हैं कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन अब अपने से बड़ों जो बड़े बड़े पदों पर हैं उन सबको साथ में लेकर चलना होगा। चौथी चुनौती आरएसएस से तालमेल करने की और 5वीं चुनौती नौजवानों के भरोसे की है और इसी के साथ ही साथ जो सहयोगी दल हैं एनडीए के उनके साथ भी तालमेल करने की, जिसका जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। आज जनहित में देश की सबसे बड़ी पार्टी के नए मुखिया की इन्हीं चुनौतियों के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी। शुरुआत सियासत की ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ। बीजेपी में नवीन युग के प्रवेश की तस्वीरें अगर आज आप मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, वो तमाम तस्वीरें जो काफ़ी स्पेशल हैं वो आपके सामने मैं रखने वाली हूं। भारतीय राजनीति में नवीन युग की शुरुआत आज कुछ इस तरह से हुई। बीजेपी मुख्यालय में बड़ा सा मंच बनाया गया था। पार्टी के शीर्ष नेता उस मंच पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने नितिन नवीन के अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। के लक्ष्मण ने जीत का सर्टिफिकेट दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और नारों की गूंज से पार्टी के इस नए परिवर्तन का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। मैं वहीं पर मौजूद रही और लगातार आज दिन भर पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाती रही। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। इसके बाद मंच पर बैठे तमाम नेताओं ने एक एक करके अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। स्वागत की तस्वीरें भी खास रहीं और संदेश उससे ज्यादा खास। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफेद मोगरा के साथ 12 कमल के फूलों की बड़ी सी माला अपने नए नवेले अध्यक्ष को पहनाई, पीठ थपथपाकर बधाई दी। फिर जेपी नड्डा ने ब्लू ऑर्किड की माला पहनाई। राजनाथ सिंह ने इसके बाद पर्पल ऑर्किड की माला से नए अध्यक्ष का स्वागत किया।
गृह मंत्री अमित शाह की बारी आई। नितिन गडकरी और के लक्ष्मण ने बारी बारी से अलग कमल और ऑर्किड के फूलों की माला पहनाकर नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। कमल का फूल सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है, तो ऑर्किड का फूल स्थिरता, भरोसा और मानसिक मजबूती से जुड़ा होता है। इन अलग अलग फूलों की माला का भी अपना अलग संदेश है, अपनी अलग पहचान है। बीजेपी के लिए नया दिन है, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो अपने आप में न सिर्फ एक बड़ा संदेश है, बल्कि ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से अपनी अलग पहचान क्यों रखती है। नितिन नवीन का स्वागत करने के बाद पीएम मोदी ने जब मंच से भाषण दिया तो आज का वो भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, बल्कि शिष्टाचार, सदाचार का एक बड़ा सियासी संदेश था। कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र, पद की गरिमा के लिए सम्मान था। मोदी ने किस अंदाज में नितिन नवीन को अपना बॉस कहा, वो आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अपने आप में कितनी बड़ी बात है, जो शख्स देश के प्रधानमंत्री हैं वो 45 साल के नितिन नवीन को अपना बॉस बता रहे हैं। यही बीजेपी की पूंजी है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है। ये जिम्मेदारी का सम्मान है, ये सम्मान करोड़ों कार्यकर्ताओं का है जिनसे मिलकर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नितिन नवीन के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 2050 तक का प्लान कैसे पेश किया है, अब जरा वो भी जान ले। और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मोदी की बीजेपी के सभी 12 अध्यक्षों के साथ की ये तस्वीरें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित बीजेपी के सभी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया पर मोदी आर्काइव हैंडल से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। पीएम मोदी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे। मोदी ने उनके नेतृत्व में 8 जुलाई 2014 तक काम किया। फिर 9 जुलाई 2014 को अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली और 19 जनवरी 2020 तक वो इस पद पर बने रहे। 2020 से 19 जनवरी 2026 तक जेपी नड्डा ने कमान संभाली और अब 20 जनवरी 2026 से नितिन नवीन ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पीएम के शब्दों में समझें तो मोदी बतौर प्रधानमंत्री 4 बॉस के साथ काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। जबकि मोदी से पहले 10 साल तक जब मनमोहन सिंह देश के पीएम रहे तो कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही थी।
वो अकेले लगातार अध्यक्ष रहीं। आज कांग्रेस का जिक्र करते हुए पीएम ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जबरदस्त कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया तो पीएम के इस हमले को लेकर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया। अब जरा उन्हें भी सुनिए। अगर बॉस ही चुनना था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन लेने देते। बिहार के बाहर इन्हें जानते ही नहीं लोग। इन दोनों को चाहिए था ऐसा अध्यक्ष जो स्टैम्प की तरह काम करे। ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था, और ये इलेक्शन का ड्रामा था। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में पद प्रतिष्ठा को लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मान ज्यादा है। कल मैंने जनहित में आपको परिवारवादी अध्यक्षों की पूरी लंबी फहरिस्त लिस्ट दिखाई थी। पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नबीन ने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की आज शुरुआत की। अपने पहले भाषण में जो संदेश दिया वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। अब इसी संदेश के साथ बीजेपी अपने भविष्य की तस्वीर गढ़ने वाली है। नितिन नबीन के सामने पहली बड़ी चुनौती अप्रैल महीने में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर नितिन नबीन ने आज अपनी नई जिम्मेदारी का श्री गणेश किया। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल की है। यहां बीजेपी सत्ता का सपना देख रही है। नितिन नबीन जल्दी ही बंगाल विजय की रणनीति बनाने वाले हैं। कल उन्होंने पार्टी ऑफिस में मौजूदा पदाधिकारियों की बैठक भी बुला ली है। चुनाव की चुनौतियों पर एक्सपर्ट की ओर से क्या कहा गया है, अब जरा वो सुनिए। असम में SIR नहीं हुआ, वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण एक बड़ा मसला होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो स्थानीय मसले हैं और जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे ये पार पाते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो दावेदार वहाँ पर हैं गोगोई, वो भी काफ़ी लोगों में अपने एक जगह बना रहे हैं और बहुत एक तरीके से लड़ाई बहुत तेज है इन लोगों के बीच में। वहाँ पर ममता बनर्जी सबसे ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं में से मानी जाती है देश में, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है वो भी कमजोर है। नितिन नवीन क्या इन 2 महीनों में पार्टी के संगठन को, पश्चिम बंगाल को इस बात के लिए तैयार कर पाए कि जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है कि घुसपैठियों का इशू सबसे बड़ा इशू है। जो AIADMK के धड़े हैं उनके साथ क्या बीजेपी दोबारा से गठबंधन कर पाएगी क्या, या वहाँ पर एकाध जो फिल्मी कलाकार फिर से एक नया गठबंधन या नई पार्टी को लेकर के आ रहे हैं उनके साथ तालमेल करेंगे क्या। तो अपने बूते तो बीजेपी वहाँ पर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाए इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव में उनकी भूमिका ये है कि संगठन को कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे एक्टिव किया जाए। नितिन नवीन जब कार्यकारी अध्यक्ष बने तो सबसे पहला दौरा उन्होंने पुदुचेरी का किया था, दक्षिण भारत का। तो पुदुचेरी में सरकार बनाने की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की बन सकती हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया यानी कि अध्यक्ष के सामने चुनौतियां कई बड़ी हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों को पार करने की चुनौती को लेकर आज से नितिन नबीन ने पारी की शुरुआत कर दी है। कल बड़ी बैठक में वो क्या कुछ कहेंगे इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब्बास शंकराचार्य पर राजनीति की।
ये कहते हुए दुख भी हो रहा है कि सनातन धर्म में शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद को राजनीतिक विवाद का विषय बनाया जा रहा है। ये वाकई दुखद है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को पदवी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं या फिर प्रश्न उठाने का अवसर पैदा किया जा रहा है। पहले प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान पर विवाद हुआ। उन्हें पालकी पर सवार होकर संगम तट तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उनके भक्तों, शिष्यों और पुलिस प्रशासन में संघर्ष छिड़ गया। सरकारी पक्ष का आरोप है कि शंकराचार्य के भक्तों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। सबूत के तौर पर वीडियो भी पेश किया गया, तो शंकराचार्य की ओर से भी पुलिस वालों पर ब्रह्मचारियों को बुरी तरह से पीटने के आरोप लगाए गए। इसका वीडियो सबूत भी देश ने देखा। इसके विरोध में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में अपने शिविर के बाहर उसी पालकी पर विराजमान है जिसके साथ उन्हें संगम तट तक जाकर स्नान की अनुमति नहीं दी गई। इन सब के बीच प्रयागराज माघ मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2020 के केस का हवाला देकर उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया गया। कल ठीक रात के 12 बजे स्थानीय कानूनगो इस नोटिस के साथ शंकराचार्य के शिविर जा पहुंचे, लेकिन उनके शिष्यों ने इसे रिसीव नहीं किया और सरकारी दूत को सही समय पर आने के लिए कहा। प्रयागराज मेला प्रशासन के इस नोटिस में क्या है, अब जरा इसके बारे में भी आप जान लें। इस सरकारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में 2020 के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती बनाम वासुदेवानंद सरस्वती केस का जिक्र है। ये केस ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी के विवाद से जुड़ा है, जिसमें वासुदेवानंद सरस्वती ने खुद को असली शंकराचार्य बताते हुए ज्योतिष पीठ पर दावा ठोका था। 2022 में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक की अपील की गई। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक की अर्जी को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर 2022 तय की। हालांकि ये सुनवाई हुई नहीं, मामला कोर्ट में है। इसी आधार पर प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे में अपने नाम के साथ शंकराचार्य लगाने की वजह भी पूछ डाली, लेकिन इस नोटिस को शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हवा में उड़ाते हुए खुद को निर्विवाद शंकराचार्य करार दिया। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। ज्योतिष पीठ का बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अफसोस है कि पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुयायी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरे विवाद को बीजेपी बनाम शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रंग देने में जुटी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर प्रयागराज प्रशासन के खिलाफ धरना दिया गया, तो छिंदवाड़ा में शंकराचार्य के शिष्यों ने स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन कर दिया, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट तब ना बात सामने आएगी।
ये तो हुई विपक्षी दलों की राजनीतिक बयानबाजी। अब प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर धर्माचार्य क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बार 26 जनवरी की परेड में देश साइलेंट वॉरियर्स की जाबाजी देखने वाला है। ये वो सेना के बेजुबान साथी हैं जो देश के किसी भी दुश्मन की खुफिया जानकारी मिनटों में जुटा सकते हैं। कर्तव्य पथ पर देश इनके शानदार प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है। मिलिए नुब्रा, गलवान, करण अर्जुन जैसे योद्धाओं से। नुब्रा, गलवान, करण अर्जुन, दुश्मन पर नजर रखते साइलेंट वॉरियर्स, दुश्मन के हर चाल का करारा जवाब देने वाले ये वो योद्धा हैं जिनके बिना भारतीय सेना अधूरी है। पहली बार रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स के ये साइलेंट वॉरियर्स एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कदम ताल करेंगे। इनका प्रयोग भारतीय सेना LAC के ऊपर जो अपनी पेट्रोलिंग है, उसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं उनके लिए करती है। तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से इन डबल हेम कैनन्स का प्रयोग भारतीय सेना के द्वारा साल 2023 से ही लगातार किया जा रहा है। भारतीय सेना के रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स के कंटिजेंट में इस बार 22 डॉग्स, 4 रैप्टर्स और 4 जंस्कार पोनीज भी भाग ले रहे हैं। जबकि भारतीय सेना के करण अर्जुन नाम के रैप्टर्स बर्ड्स अपनी ताकत को देश के सामने पहली बार रखेंगे। ये दुश्मन के जासूसी ड्रोन्स को पलक झपकते ही नष्ट करने में माहिर हैं। सर्विलांस और ड्रोन जैसे जैसे अपना लेने लगी है रूप, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी ने इन पक्षियों को तैयार किया। इनको रैप्टर्स बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। सेना के साहस की सबसे बड़ी हुंकार यही साइलेंट वॉरियर्स भरते हैं। देश कर्तव्य पथ पर इनके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है। और जनहित में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही संगठन के लेवल पर नितिन नवीन ने पहला बड़ा फैसला किया है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया है। विनोद तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए राम माधव, सतीश पुनिया, संजय उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है। और अब आज का जनहित मंत्र, गलतफहमी जिससे है उसी से ही बात करें। दूसरों से आप करेंगे तो फिर गलतफहमी और भी बढ़ सकती है। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।